नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको जीन पियाजे द्वारा दिए गए सभी महत्वपूर्ण संप्रत्यय कराने जा रहा हूं। और ध्यान रखिएगा, इस एक वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो जीन पियाजे से आने वाले सभी प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। और कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन आपको जीन पियाजे के ही मिलेंगे सिर्फ, क्योंकि जीन पियाजे सच में एक बहुत बड़ी थ्योरी है। उनकी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस उन्होंने बताए हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एक वीडियो में सारी चीज़ें करवाने जा रहा हूं। और यकीन मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद आने वाले समय में आप कभी भी जीन पियाजे के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। और आपको मैं साथ के साथ इस लेक्चर का फ्री पीडीएफ भी दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप क्या करेंगे, वहां जा करके टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका रिवीजन आपको बार बार करना है। तो ये नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम समझेंगे जीन पियाजे के बारे में। आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि पहली चीज़ तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले एक चिकित्सा मनोविज्ञानी थे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि भाई उनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। एक नंबर सिर्फ इसी से बन जाता है कि भाई विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम, इसमें जब भी ये सवाल आएगा तो इसका सही जवाब होगा जीन पियाजे। और हम सभी जानते हैं कि जीन पियाजे को किस लिए जाना जाता है, बाल विकास पर किए गए कार्यों के कारण वो प्रसिद्ध हैं। अब जो भी महत्वपूर्ण संप्रत्यय हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वस्तु स्थायित्व। अब वस्तु स्थायित्व क्या होता है, अगर मैं सीधी सी भाषा में समझाऊं तो कोई भी वस्तु, चाहे वो मेरी नज़र के सामने है या नहीं है, इस दुनिया में उसका अस्तित्व है। इसका मतलब होता है वस्तु स्थायित्व। ये समझ शुरुआत में बच्चे में नहीं होती। अब हम बड़े हैं तो हमें तो पता है ना कि कोई वस्तु मेरे सामने है या नहीं है, वो अस्तित्व में तो रहेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाल किला मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं लाल किला घूम कर आया हूँ, मैंने देखा, मुझे दिख गया लाल किला है दिल्ली में। अब मैं घर आ गया, अब घर से मुझे लाल किला नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लाल किला अब इस दुनिया में है ही नहीं। वो अभी भी जहाँ पहले था वो वहाँ अभी भी है। तो ये हम बड़े हैं, हम इस बात को समझते हैं। छोटे बच्चों में ये समझ नहीं होती। अब मैं आपको समझाता हूँ, जो एग्जाम में जब सवाल पूछा जाता है वस्तु स्थायित्व पे, तो किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई वस्तु स्थायित्व कब बच्चे में विकसित होता है या किस स्टेज में विकसित होता है। तो जब भी अगर साल में पूछा जाए या वर्ष में पूछा जाए या महीने में पूछा जाए तो 9 माह इसका सही जवाब है कि भाई 9 माह के बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, उससे पहले नहीं होता। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि किस स्टेज में आता है जीन पियाजे के। तो आपको पता होगा कि 0 से जो 2 साल की अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी चालक अवस्था। ठीक है, इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है, बच्चों के साथ भी आपने देखा होगा। जो बच्चे 9 महीने से छोटे के होते हैं उनके साथ भी करिएगा, और जो बच्चे 9 महीने से बड़े होते हैं उनके साथ भी इस एक्टिविटी को करिएगा। छोटे बच्चे जो 9 महीने से छोटे हैं उनके साथ जब आपको एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी करें कि मान के चलिए वो बच्चा गेंद से खेल रहा है, आप उसकी गेंद छुपा लें, उस छोटे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई वो गेंद कहाँ चली गई, क्योंकि वो बच्चा ये सोच रहा है कि जब तक वो गेंद मेरी हाथ में थी, मेरी नज़रों के सामने थी, उसका अस्तित्व तभी तक है। अब वो गेंद आप ले गए, कौन ले गया उसको नहीं पता, क्योंकि अब वो उसके बारे में विचार ही नहीं कर रहा, चिंतन ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि अब वो वस्तु है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन वहीं अगर कोई बच्चा 9 महीने से ऊपर का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, उसके साथ अगर आप ये काम करेंगे कि अगर आप गेंद छुपा देंगे, तो ध्यान रखिएगा बच्चा उस गेंद को ढूंढने की कोशिश करेगा कि आपने उस गेंद को कहाँ छुपाया है। और हो सका तो वो रोने लगेगा, जिद करने लगेगा कि भी मुझे वो गेंद वापस ला करके दो। ऐसा इसलिए क्योंकि वस्तु स्थायित्व गुण बच्चे में आ जाता है, छोटे बच्चों में ये गुण नहीं आता। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो दिया गया है स्कीमा का। स्कीमा पियाजे द्वारा दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। और ये जब आप समझेंगे तो आप भी सोचेंगे कि यार क्या कंसेप्ट दिया है इन्होंने। देखिए, पियाजे क्या कहते हैं कि कोई भी बालक होता है वो शुरुआत में क्या करता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए, वस्तु ही क्या, मनुष्य कोई भी हो उसके आसपास की चीज़ें, हर एक के लिए वो क्या करता है, स्कीमा बनाता है अपने दिमाग में। ठीक है, इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। मान के चलिए ये बच्चे की बुद्धि, दिमाग है। बच्चे क्या करेगा, इसमें छोटे छोटे स्कीमा, ये छोटे छोटे जो मैं सर्कल बना रहा हूँ इनको आप स्कीमा समझ लीजिए। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ऐसा नहीं कि आप बायोलॉजिकली सोचिए कि भाई ऐसा सच में होता है, ये सिर्फ समझने के लिए है। छोटे छोटे सर्कल जो है एक तरीके से ये क्या है, स्कीमा है। और ये हर एक सर्कल एक किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे ये गाय है, तो इस गाय के लिए एक सर्कल हो जाएगा, ये उसका स्कीमा है। ये कुत्ता है, इस कुत्ते के लिए ये एक सर्कल हो जाएगा जो ये इसका एक स्कीमा है। अब स्कीमा होता क्या है, स्कीमा होता है सूचनाओं का संग्रह, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये गाय है, बच्चे ने कभी गाय को देखी, या किताबों में देखी, टीवी में देखी, या सच में देखी।
गाय देखी, सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में सेट होगा वो उसकी एक तस्वीर हो जाएगी बच्चे के दिमाग में। दूसरी, अब बच्चे ने क्या किया, गाय का रंग पहचाना कि भाई गाय का रंग कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, उसकी एक पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बच्चा गाय के लिए अपने दिमाग में सेट करता जाएगा और ये एक सेट बनेगा जो कहलाएगा स्कीमा। ये सिर्फ गाय के लिए है। तो बच्चा जब भी कभी गाय को देखेगा तो अपने इस स्कीमा में से उस इन्फॉर्मेशन को मैच करेगा और पहचान पाएगा कि हाँ ये गाय है। इसी प्रकार से कुत्ता, इस कुत्ते को लेकर के भी बच्चा कुछ दिमाग में अपने इन्फॉर्मेशन सेट करेगा। पहले इसकी तस्वीर हो जाएगी, इसका आकार गाय से काफ़ी छोटा होता है, इसका आकार हो गया, 4 पैर हो गए, पूँछ हो गई, इसकी आवाज़ यानी कि भौंकता है बच्चा ओ कुत्ता तो उसके बोलने का तरीका, आवाज़, ये कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इस सर्कल में, मान के चलिए सर्कल इस कुत्ते के लिए है, ये इसका स्कीमा है। अब जब भी वो कुत्ते को देखेगा तो इस वाले स्कीमा का इस्तेमाल करेगा, गाय को देखेगा तो इस वाले स्कीमा का इस्तेमाल करेगा। तो इसी प्रकार से, ये तो 2 मैंने बस एग्जाम्पल के लिए दिए, इसी प्रकार से बच्चे अपने आसपास की सभी चीज़ों के लिए एक स्कीमा बनाते हैं अपने दिमाग में और वो स्कीमा क्या होता है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा जन्म से ही स्कीमा लेकर के पैदा होता है, ये पियाजे का विचार है। अब जन्म से कौन सा स्कीमा आ जाएगा, जन्म लेते ही बच्चे में जो स्कीमा होता है वो होता है चूसने का, यानी कि सकिंग स्कीमा। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जो जन्म लेता है वो जब उसकी माँ उसको दूध पिलाती है तो वो चूसता है तभी तो दूध पी पाता होगा ना। तो जो सकिंग स्कीमा है वो बच्चे में पहले से है। इसके अलावा बच्चा जैसे अंगूठा अपना चूसता है तो वो सकिंग स्कीमा पहले से अपने आप ही है, ठीक है, ये किसी को बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं है। तो ये पियाजे कहते हैं कि बच्चे में जो सकिंग चूसने का जो स्कीमा है वो जन्म से होता है और इसी प्रकार से उनका जो ये कंसेप्ट है स्कीमा का वो वर्क करता है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, 2 कंसेप्ट है, वातावरण और समायोजन। इसको आत्मसातकरण और समायोजन। बेसिकली क्या है कि बच्चा इन दोनों का इस्तेमाल करके वातावरण में सामंजस्य बनाता है, वातावरण में एडजस्ट करता है खुद को। अब उसके जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें आएंगी और वो छोटा बच्चा, उसके लिए तो एक तरीके से समस्या हो गई ना। मान के चलिए उसने गाय को देख रखा, गाय का उसके दिमाग में स्कीमा है, लेकिन अचानक से वो गाय जैसे किसी दूसरे जानवर को देख लेता है, भैंस को देख लेता है, मान के चलिए गाय गाय के आकार का है, वो भैंस को देख लेता है। अब बच्चे ने तो वो नई चीज़ देख ली, वो बच्चे के लिए एक तरीके से क्या है, समस्या है। और ये बच्चा सोचेगा कि अब क्या करूं, तो उसके वातावरण में खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, उसका दिमाग एडजस्ट करेगा। कैसे करेगा, 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, आत्मसातकरण, इसको अनुकूलन भी कह सकते हैं, और दूसरा है समायोजन। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्ड आप जरूर याद करिएगा। एग्जाम में क्या होता है कि हिंदी में कई शब्द इस्तेमाल कर दिए जाते हैं तो इंग्लिश वर्ड एक ही यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आत्मसातकरण हो या अनुकूलन हो, उसके लिए वो एसिमिलेशन वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। इसी प्रकार से समायोजन की जब भी बात होगी तो इंग्लिश वर्ड हो जाता है एकोमोडेशन, ठीक है। ये तो ये 2 वर्ड आपको याद रखने, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एक एक करके समझते हैं। अब देखिए अनुकूलन या आत्मसातकरण की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, मान के चलिए एक बच्चा है, वो कुत्ते को देखता है, कुत्ता, ठीक है। अब कुत्ते का स्कीमा उसके दिमाग में है, क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चा हर एक चीज़ के लिए स्कीमा रखता है, और उसने कुत्ता पहले कभी देखा होगा तो उसके दिमाग में स्कीमा है। वो दोबारा से कहीं बाहर किसी पार्क में या गली में कुत्ते को देखता है। अब कुत्ते को देखते ही उसके दिमाग का जो स्कीमा है वो इन्फॉर्मेशन मैच करता है कि भाई ये क्या इन्फॉर्मेशन मैच हो रहा है मेरे स्कीमा से, और होता है तो पहचान लेता है, उसको तुरंत चिल्लाता है भाई ये तो कुत्ता है, ठीक है। ये भी क्या कहलाता है, आत्मसात का अनुकूलन, कि भाई जो स्कीमा उसका जब तक ठीक ठाक से चीज़ों को सॉल्व कर पा रहा है वो स्कीमा है, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब मान के चलिए बच्चे ने कुत्ते के बारे में कई सारी जानकारी है, लेकिन उसने कभी कुत्ते की आवाज़ नहीं सुनी कि भाई भौंकता कैसे है। तो जब तक वो आवाज़ नहीं सुनेगा कि भाई कैसे भौंकता है, वो वाला इन्फॉर्मेशन तो उसके दिमाग में होगा नहीं। अब बच्चा जब इस कुत्ते को गली में या पार्क में कहीं देखता है तो वो उसको भौंकते हुए सुन लेता है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन तो पहले से है उसके प्रेजेंट स्कीमा में, क्योंकि कुत्ते का स्कीमा उसके पास बना हुआ है पहले से, लेकिन भौंकने की आवाज़ जो थी ये इसने आज पहली बार सुनी है। अब वो क्या करेगा, इस नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेगा प्रेजेंट स्कीमा में, कि भाई कुत्ते का आकार ऐसा होता है, 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, ये इसका रंग होता है, और भौंकने की आवाज़ ये पहली बार सुनी, उसको भी उसने अपने दिमाग में ऐड कर लिया। तो वर्तमान स्कीमा में नई सूचनाओं को जोड़ना, ये क्या कहलाता है, अनुकूलन और आत्मसातकरण।
ध्यान रखिएगा, अगर बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा का इस्तेमाल करके जब तक अपने आसपास की चीज़ों के साथ एडजस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो भी अनुकूलन ही है, आत्मसातकरण ही है। और उस प्रक्रिया में अगर कुछ नया उसको मिल जा रहा है, कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर ले रहा है, तो वो भी अनुकूलन ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है। सबसे अलग चीज़ होती है समायोजन। समायोजन में क्या होता है कि नई स्कीमा ही बनानी पड़ती है उसको, उसका प्रेजेंट स्कीमा काम ही नहीं करता बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस बच्चे के दिमाग में कुत्ते को लेकर के एक स्कीमा पहले से है, लेकिन बिल्ली को उसने कभी नहीं देखा था, बिल्ली को कभी देखा ही नहीं था आज से पहले। उसने आज पहली बार बिल्ली को देख लिया। अब बच्चा क्या करेगा कि अपने स्कीमा का इस्तेमाल करेगा कि भाई क्या कुछ स्कीमा है इस बिल्ली के लिए, तो देखेगा नहीं है। वो क्या करेगा कि मिलता जुलता जो स्कीमा है वो कुत्ते का है, कुत्ता बिल्ली से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है आकार में और बाकी चीज़ों में, क्योंकि बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं। ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा कि भाई इस बिल्ली को देखकर कुत्ता समझ लेगा, वो एकदम से चिल्ला पड़ेगा, यार ये तो कुत्ता है, कुत्ता बोल पड़ेगा उसको। बट उसके आसपास के लोग या बड़े लोग उसको समझाएंगे कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है, और फिर उसको थोड़ा सा अंतर भी बताएंगे कि बिल्ली कुत्ते से छोटी होती है, उसके 4 पैर होते हैं, और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है आवाज़ उसकी। तब बच्चे को समझ में आएगा कि मेरा जो स्कीमा था कुत्ते वाला, यार वो तो काम ही नहीं कर रहा, वो तो कुत्ता अलग जानवर हो गया, बिल्ली अलग जानवर हो गई। अब वो क्या करेगा, इस बिल्ली के लिए एक नया स्कीमा बना लेगा अपने दिमाग में, क्योंकि वो वाला स्कीमा कुत्ते के लिए है, वो बिल्ली में काम नहीं कर रहा। यहाँ पे अब वो नया स्कीमा बना रहा है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन बिल्ली की मिली उसका स्कीमा बना लिया। तो नई स्कीमा का जब भी वो निर्माण करेगा, क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि भाई अनुकूलन में जो स्कीमा उसका चल रहा है उसका इस्तेमाल करता है, और अगर कुछ नया इन्फॉर्मेशन और मिल जाता है तो उस स्कीमा में ऐड कर लेता है, तो वो तो हो जाता है अनुकूलन। समायोजन में उसका पहले वाला स्कीमा काम नहीं करता, नया स्कीमा उसको बनाना पड़ता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है संज्ञानात्मक संतुलन, यानी कि कॉग्निटिव इक्विलिब्रेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जो दिया गया था। इसमें पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा ना एक संज्ञानात्मक संतुलन को हमेशा पाने की कोशिश करता है। कैसे करता है, ध्यान से समझिए। मान के चलिए बच्चा भी संतुलन की स्थिति में है, मतलब कि उसके पास जो भी सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी स्कीमा उसके दिमाग में है, उससे वो अपना काम चला ले रहा है, आसपास की चीज़ें समझ पा रहा है। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना, उसके जीवन में नई समस्याएं तो आती रहेंगी, क्योंकि मनुष्य ऐसे ही तो सीखता है, बड़ा ऐसे ही होता है। तो उसके सामने जब भी कोई नई समस्या आती है, तो सबसे पहले तो बच्चा संज्ञानात्मक असंतुलन में आता है। उसका जो संतुलन था अब वो बिगड़ जाता है, असंतुलन में आता है। अब थोड़ी सी उसको परेशानी होती है कि यार ये नई समस्या आ गई, नई चीज़ आ गई, ये कोई नया जानवर है, इसको लेकर के क्या किया जाए। तो बच्चा तुरंत अपने दिमाग में जो स्कीमा है उसका इस्तेमाल करेगा, और उसका इस्तेमाल करके उस नई समस्या को समाधान करने की कोशिश करेगा। अब हो सकता है कि या तो वो आत्मसातकरण करे, यानी कि भाई जो प्रेजेंट स्कीमा है वो काम कर रहा है और उसमें वो कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ रही है, वो कर लेगा। या फिर वो समायोजन करेगा कि प्रेजेंट स्कीमा काम नहीं कर रहा है तो नया स्कीमा बनाओ। मतलब इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन तो चुनेगा ना, इसके अलावा तो और कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं उसके पास। तो इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके बच्चा क्या करता है, उस समस्या का हल निकालता है और खुद को वापस से संतुलन की स्थिति में लाता है। तो ये जो पूरा एक सर्कल है, ये एक संतुलन की स्थिति, एक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक संतुलन एक प्रक्रिया है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें कि वो इस पूरे प्रोसेस से होकर के गुजरता है। और यही वातावरण में खुद को समायोजित करने का तरीका भी है, जो जीन पियाजे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संरक्षण, संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। संरक्षण का मतलब है कि किसी चीज़ के बाहरी दिखावे में बदलाव होने के बावजूद भी उसके भौतिक गुण समान रहते हैं। मुझे पता है आपको ये पढ़ के समझ नहीं आया होगा, लेकिन इस उदाहरण से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल तो आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे ये दो बर्तन हैं। आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, आप तो आसानी से बता सकते हैं कि भाई ये दोनों बर्तन में एक बर्तन लंबा है, दूसरा बर्तन छोटा है लंबाई में। लेकिन चौड़ाई देखें तो चौड़ाई में भी अंतर है, भाई ये कम चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा है। अब मैं आपसे बोलूं कि मैं दोनों ही बर्तन में समान मात्रा में पानी डाल रहा हूँ, एग्जाम्पल 1 लीटर पानी इसमें भी डाल रहा हूँ और 1 लीटर इसमें भी डाल रहा हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए कि बर्तन का आकार अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो जब मैं समान मात्रा में पानी डालूंगा तो क्या पानी का स्तर एक जैसा होगा? कभी भी नहीं होगा। आप बड़े हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं, नहीं होगा। लंबाई और चौड़ाई अलग होने के कारण भाई पानी का स्तर अलग अलग होगा। छोटे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं।
और इसी को हम बोलते हैं संरक्षण की समझ, कि आप में तो है, हम बड़े हैं, हमें संरक्षण की समझ है कि भाई किसी चीज़ के बाहरी दिखावे में बदलाव होने के बावजूद भी उसके भौतिक गुण समान रहते हैं, इसकी मात्रा समान है। बाहरी दिखावे मतलब इसके आकार, लंबाई चौड़ाई में अंतर है, लेकिन इसके अंदर का जो गुण है, मतलब कि जो इसकी मात्रा है, वो समान है। छोटे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनको लगता है कि भाई पानी का लेवल ये अलग है, ये अलग है, मतलब इसमें लेवल उसको ज़्यादा दिखता है, वो कहता है भाई इसमें पानी ज़्यादा है। हालांकि आप बच्चे को ये बात बताकर ये एक्टिविटी करिए कि भाई मैं समान मात्रा पानी डाल रहा हूँ, 1 लीटर इसमें डाल रहा हूँ, 1 लीटर इसमें डाल रहा हूँ, दिखा के, तब भी बच्चे इसको चुनेगा, क्योंकि वो उसका दिमाग ये कहता है कि भाई इसमें पानी ज़्यादा है, लेवल उसको ज़्यादा दिख रहा है। तो ये पहला एग्जाम्पल आप समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, एक्टिविटी है छोटी सी, बच्चों के साथ करिएगा, आप पाएंगे कि हाँ ऐसा होता है। आप बच्चों के सामने 2 ऑफर रखिए, बच्चे को चॉकलेट बहुत पसंद होता है, उनको चॉकलेट खिलाइए, हालांकि दांत भी खराब होते हैं तो लिमिट में। ठीक है, तो आप बच्चों के सामने 2 ऑफर रखिए। पहला ऑफर कि भाई आप क्या करेंगे, बच्चे के सामने ही क्या करेंगे, 2 समान चॉकलेट ले लीजिएगा, एक ही आकार के चॉकलेट, ध्यान रखिएगा। और आप क्या करिएगा, पहले वाले को तो इसी प्रकार से पूरा रहने दीजिए, दूसरे वाले के 2 हिस्से कर दीजिए। ध्यान रहे बच्चों को दिखा के करिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, समान मात्रा में है दोनों ही चॉकलेट, लेकिन आपने क्या किया, इसके 2 टुकड़े किए हैं बराबर। बच्चे से पूछिए, 2 ऑफर रख दीजिए, भाई ये चॉकलेट लोगे या ये लोगे, यहाँ पे आपको 2 टुकड़े मिलेंगे, यहाँ पे तुम्हें एक पूरा साबुत मिलेगा। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा इस वाले ऑफर पे जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, संरक्षण की समझ नहीं है, उसको लग रहा है 2 चॉकलेट जो 2 टुकड़े हैं संख्या में ज़्यादा है, मात्रा तो बराबर है ना, संख्या में ज़्यादा है, मात्रा तो बराबर है। छोटे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते और वो इसलिए इस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। जीन पियाजे यही कहते हैं कि छोटे बच्चे में संरक्षण की समझ नहीं होती है। जब बच्चा बड़ा होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, तो बच्चे में जो संरक्षण का गुण है वो पैदा हो जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला चलिए, आत्म केंद्रीकरण। आत्म केंद्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बार बार इस पे आता है, ध्यान से समझिए। आत्म केंद्रीकरण का मतलब यह है कि मैं ही केंद्र में हूँ। आत्म केंद्रीकरण, मैं ही केंद्र में हूँ। बालक ये समझता है कि वह विश्व के केंद्र में है और हर चीज उसके चारों तरफ घूमती है, हर चीज उसके चारों तरफ घूमती है। इस चीज को साबित करने के लिए जीन पियाजे ने एक छोटी सी एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट का नाम है 3 माउंटेन टास्क। इसमें उन्होंने क्या किया कि एक बच्चे को बिठा दिया और इसके सामने एक डॉल को बिठा दिया। उसके टेबल पे 3 माउंटेन रखे गए, तीनों माउंटेन में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें थी। फॉर एग्जाम्पल, एक में फ्लैग बना दिया तो दूसरे पे एक छोटा सा हट बना दिया, मतलब झोपड़ी बना दी, और इसी प्रकार से एक तीसरे माउंटेन पे थोड़ा सा स्नो रख दिया। ठीक है, 3 चीज़ें कर दी। अब क्या किया कि जो ये 3 माउंटेन रखे गए हैं, अलग अलग एंगल से इसकी फ़ोटो खींची गई और इस बच्चे को दिखा के पूछा गया कि आप बस ये बता दो कि इस डॉल को ये माउंटेन कैसा दिख रहा है। इन तस्वीरों में से सिलेक्ट करो कि इस डॉल को ये माउंटेन कैसा दिख रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस बच्चे ने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट किया जो उसके एंगल से उसको दिख रहा था माउंटेन। इस बच्चे ने उस फोटो को सिलेक्ट किया जिस फोटो में ये माउंटेन बिल्कुल ठीक इसके एंगल से जैसा दिख रहा था। इसका मतलब यही है, जीन पियाजे ने फिर यहाँ से यही साबित किया कि भाई जो छोटा बच्चा होता है वो ये सोचता है कि मैं जैसे सोचता हूँ, मैं जैसे देख रहा हूँ चीज़ों को, बाकी लोग भी उसी हिसाब से देखते हैं, बाकी लोग भी उसी हिसाब से सोचते हैं। और यही उन्होंने कहा था कि आत्म केंद्रीकरण का गुण कहलाता है। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि भाई ये जो सूरज चांद तारे हैं ना, ये सब उसी के लिए हैं, ये जहाँ जाएगा चांद तारे सूरज सब उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आत्म केंद्रीकरण, जिसमें उसको लगता है कि वो विश्व के केंद्र में है और उसका जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, सोचने का, वही बाकी लोगों का भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विकेंद्रण। विकेंद्रण मतलब उल्टा कह लीजिए आप आत्म केंद्रीकरण का। अब यहाँ पे बच्चा देखिए, आत्म केंद्रीकरण छोटे बच्चों में होता है और विकेंद्रीकरण जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें विकेंद्रीकरण आ जाता है। विकेंद्रीकरण मतलब उसमें अब वो वाली बात नहीं है कि भाई जैसे मैं सोच रहा हूँ दुनिया वैसी ही सोचती है, वैसी ही दिखती है। अब वो दूसरे लोगों के हिसाब से भी सोचना शुरू कर देता है, यानी कि वास्तविक तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से। तो किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की जो क्षमता होती है उसको विकेंद्रण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है, उसका उल्टा है, मतलब आत्म केंद्रीकरण का उल्टा कह लीजिए विकेंद्रीकरण। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जीववाद। जीववाद का मतलब सिंपल सा ये है कि बालक क्या समझते हैं कि सभी जो निर्जीव चीज़ें हैं उसके आसपास, उन सब में सजीव जान है, वो सब जीवित हैं, ऐसा बच्चा समझता है। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे जो, जैसे खासकर ये बच्ची देखिए कैसे गुड़िया के साथ खेल रही है और इस गुड़िया के साथ कैसा व्यवहार कर रही है, उसको खाना खिला रही है।
बच्चे ऐसा करते हैं, भाई जिस खिलौने से खेल रहे हैं, गुड़िया से खेल रहे हैं, उसको खाना खिलाएंगे, उसको सुलाएंगे, उसको नहलाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? कुछ बच्चे कार के साथ खेलते हैं, उनको लगता है ये उनकी अच्छी वाली कार है, उसको संभाल के रखेंगे, उसको साफ करके रखेंगे, है ना। ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? उनको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि भाई ये इनमें जान है, ये सजीव है। और आपने देखा होगा ना छोटे बच्चों के साथ, बचपन में आपके साथ भी हुआ होगा कि भाई आपको चोट लग गई और आपके मम्मी पापा ने जहाँ चोट लगी है, मतलब अगर फर्श पे चोट लगी तो फर्श को मार के बोला हो कि चुप हो जाओ बेटा, हमने फर्श की पिटाई कर दी, और आप चुप भी हो गए होंगे क्योंकि आपको ये लगा होगा कि भाई फर्श की पिटाई हो गई, बदला पूरा हो गया। तो ऐसा होता है बच्चों में, ठीक है, छोटे बच्चों में जीववाद होता है। ठीक है, जो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है उस वक्त बच्चे में ये गुण होता है जीववाद का। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, तो बच्चे में जीववाद कम होने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पलटावी। पलटावी का गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिए इस बात को, क्वेश्चन पूछा जाता है। पलटावी को इंग्लिश में रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या होता है ये। पलटावी के गुण में क्या होता है कि किसी भी प्रक्रिया या संप्रत्यय को पलट कर चिंतन कर पाना, उल्टा करके चिंतन कर पाना। उदाहरण के लिए 2 × 2 4 हुआ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दो कि 4 को 2 से भाग कर दो तो 2 हो जाए। ये समझ छोटे बच्चों में नहीं होती, बड़े होने पे आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से मान के चलिए 4 + 5 9 होता है। ठीक है, 4 + 5 9 होता है, तो 9 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो 4 आ जाएगा। ये पलटावी का गुण है, ये पलटावी चिंतन है। छोटे बच्चों में ये चीज़ नहीं होती। छोटे बच्चे देखिए जमा और घटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस से कैसे हो गया, पलट के कैसे हो गया, ये बच्चे नहीं समझ पाते, छोटे बच्चे। बड़े बच्चे समझ लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। छोटे बच्चे जिनमें पलटावी का गुण नहीं होता, वो बच्चे इस बात को भी नहीं समझ पाते कि भाई उसके घर से स्कूल की जितनी भी दूरी है उतनी ही दूरी स्कूल से घर की भी होगी। सीधी सी बात है ना, कि भाई घर से स्कूल की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी स्कूल से घर की भी होगी, बराबर होगी। छोटे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते, जिनमें पलटावी का गुण आ जाता है वो आसानी से इस बात को समझ लेते हैं। चलिए, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण जो संप्रत्यय थे उन सभी को समझा। अब थोड़ा सा आपका टेस्ट लेने की बारी है, और आखिर वाला प्रश्न आपके लिए होगा, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आपने इस चैप्टर को वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। पहला प्रश्न, किसी चीज़ के बाहरी दिखावे में बदलाव होने के बावजूद भी उसके कुछ भौतिक गुण समान रहते हैं, यह विचार जीन पियाजे के किस सिद्धांत पर आधारित है? उम्मीद है आपको जवाब पता होगा। इसका जवाब है संरक्षण, जिसमें कि बच्चा भौतिक गुण जो होते हैं समान होते हैं, यानी कि अगर 2 बर्तन में जो अलग अलग आकार के हैं समान मात्रा में पानी डाला जाता है तो बच्चे इस बात को बहुत देर बाद समझते हैं। जो बड़े होते हैं तभी समझ पाते हैं कि भाई उनमें पानी की मात्रा समान है, और यही संरक्षण का गुण कहलाता है। अगला प्रश्न, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। उपरोक्त उदाहरण क्या दर्शाता है? अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई बच्चा ये कहे कि भाई रस्सी ने मुझे आउट कर दिया, इसका मतलब वो क्या सोच रहा है कि रस्सी क्या है, सजीव है, यानी कि वो उस अभी क्या है, उसमें जीववाद है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न, जब कोई बालक यह समझने लगता है कि उसके घर से स्कूल जाने में तय की गई दूरी उसके द्वारा स्कूल से घर तक तय की गई दूरी के समान है, मतलब घर से स्कूल और स्कूल से घर तक तय की गई दूरी के समान है, तो इसका अर्थ है कि बालक में डैश का गुण विकसित हो गया है। उम्मीद आप बता देंगे पलटावी का गुण, कि भाई रिवर्स करके सोच पा रहा है बच्चा। चलिए अगला प्रश्न, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है जीववाद। ठीक है, अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि एक बालक ये समझता है कि एक बर्तन से कोई पानी अगर मैं दूसरे बर्तन में डालूं और दोनों बर्तन जो हैं अलग अलग आकार के हैं तो पानी की मात्रा घट जाएगी या बढ़ जाएगी? पानी की मात्रा क्वांटिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, क्योंकि उसका आकार अलग है।
तो इसका मतलब यही है ना कि बच्चे में संरक्षण कौशल का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, जब एक बच्चा पहली बार घोड़े को चने खाते हुए देखता है तो वह घोड़े के अपने वर्तमान स्कीमा में इस सूचना को जोड़ लेता है। जीन पियाजे के अनुसार यह कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब है आत्मसातकरण, या इसको अनुकूलन भी कहते हैं। इंग्लिश वर्ड भी हो सके तो याद कर लीजिएगा, अनुकूलन। ठीक है, एसिमिलेशन इंग्लिश में उसको हम कहते हैं। चलिए अगला है प्रश्न, जब बच्चा सीखता है कि ज़ेब्रा घोड़े से अलग जानवर है और उसके लिए एक अलग स्कीमा बनाता है, तो जीन पियाजे के अनुसार यह कौन सी प्रक्रिया है? अब अलग स्कीमा बना रहा है, नया स्कीमा बना रहा है, तो आपने पढ़ा होगा समायोजन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एकोमोडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। देखते हैं कि आपने कितना सीखा आज की इस वीडियो से, और कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा, उसका जवाब भी आपको वहीं मिलेगा। आपके लिए जो प्रश्न है ध्यान से सुनिए, जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण और समायोजन किस प्रक्रिया का हिस्सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि सामाजिक विकास का हिस्सा है, संज्ञानात्मक संतुलन प्राप्त करने का तरीका है, भाषा विकास का हिस्सा है, या फिर स्कीमा का हिस्सा है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और वहीं पर आपको इसका जवाब भी मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद जीन पियाजे के सारे कंसेप्ट समझ गए होंगे, लेकिन अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। कैसे दे सकते हैं? वीडियो को लाइक करके भी दे सकते हैं, और चाहे तो कमेंट करके भी अपने सजेशन दे सकते हैं। आपकी जो फीडबैक होते हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि और कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपको किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है। चलिए खैर, इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।